नमस्कार। वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखा करिए कि क्या आप लोग की यूथ की तरह यूथ से क्या डिमांड है और क्या शिकायतें हैं। ठीक, तो आप लोग लिखेंगे जैसे हम लोग उस शिकायत पे और उस डिमांड पे कार्य कर सकेंगे, जिससे हम लोगों की बहुत खुशी होगी। ठीक, हम लोग सेकेंड चैप्टर में माप तौल और उसके पद्धति में एमसीक्यू कर रहे थे और हम लोगों ने 58 एमसीक्यू तक कर लिया था। उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो हम लोग की जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन था, 57 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे यानी कि हम लोग 58 तक कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, फिर से आज हम लोग इसको देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है, इसमें जलयानों में। ठीक, एनीमोमीटर से वायु का वेग, और ऑडियो फोन से यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों? ठीक, यानी कि पारे का उपयोग जो ताप के मापन के जो साधारण प्रकार के उपकरण होते हैं उसमें किया जाता है, तो क्यों किया जाता है उसका रीजन बताना है, यानी कि उसकी क्या विशेषता यूज किया जाता है वहाँ पे जो जो उसको सही इफेक्टिव बनाती है। इसमें ए ऑप्शन है उच्च घनत्व, बी ऑप्शन है उच्च द्रवता, सी ऑप्शन है उच्च संचालन शक्ति, और डी ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो क्यों किया जाता है पारे का उसमें प्रयोग? हम द्रव को भी यानी कि पानी को भी कर सकते हैं, अल्कोहल को भी कर सकते हैं, पारा को भी यूज कर सकते हैं, या और प्रकार के जो द्रव है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पारे का क्यों यूज किया जाता है उसका कारण बताना है हमें। तो ये इसका कारण ये भी होता है, उसके कारण ये भी होता है। ठीक, और ये उच्च द्रवता भी होती है। इसमें से कारण हमें जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव है वो उसको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी उच्च घनत्व। हम लोग के बुक में जो दिया हुआ है उच्च संचालन शक्ति दिया हुआ है, ये सही नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या है यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, जो मोर करेक्ट है उच्च घनत्व, यानी कि हाई डेंसिटी के कारण हम उसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है 13.6 होता है। इतना इसका डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है जो वाटर की अपेक्षा 13 गुना ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे उसका पारे का उपयोग करने का क्या कारण है? उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। यानी कि उसमें मैच करा करके जो ABCD जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उनका कूट को सही से मैच करा करके सही उत्तर देना है। दिया है ए लैक्टोमीटर, उसके सामने विद्युत धारा, उसके सामने दिया है विद्युत धारा। बी ए अमीटर और उसके सामने दिया है सापेक्ष आर्द्रता। सी दिया है हाइग्रोमीटर और उसके सामने दिया है विद्युत विभव। वोल्ट मीटर, उसके सामने दिया है दूध की शुद्धता। ठीक, तो हम लोग देखे थे कि लैक्टोमीटर क्या मापता है? दूध की गुणवत्ता, यानी कि कितना उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है जो एक एसिड फॉर्म में होती है। तो उसी के क्वांटिटी के आधार पे दूध की हम शुद्धता को मापते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड की मात्रा जितनी अधिक होगी दूध उतना शुद्ध होगा, उतनी पानी की मात्रा कम होगी। ठीक, तो लैक्टोमीटर का किससे हो जाएगा? दूध की शुद्धता से, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अमीटर विद्युत धारा मापते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि नमी, तो क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं?
वोल्ट मीटर से विद्युत विभव, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। तो कितना हो गया, अब ए का 4 देखना है हमको, ए का 4 है, बी का 1 है, ये भी सही है, ये भी सही है, और सी का 2, ये भी सही है, डी का 3, ये भी सही है, यानी कि हमको पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया हम लोग का। सी वाला में ये है जो कि ये गलत है, और बी में ये है, ये नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 दिया है, ये सही है, बी 3 दिया है, ये गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, दूसरा दिया है ब्यूटिरोमीटर से, थर्ड ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। ठीक, तो आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है वो एक स्टैंडर्ड द्रव के सापेक्ष मापा जाता है जो वाटर होता है। तो यहाँ पे आप आपेक्षिक घनत्व किसकी सहायता से मापेंगे, हाइड्रोमीटर की सहायता से। ठीक, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वायु की नमी या वायु की जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है। ठीक, लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापा जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड की मात्रा के आधार पर बताते हैं कि कितना दूध प्योर है कितना इम्प्योर है। ठीक, जितना लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक होगी उतना दूध हमारा प्योर होगा। और थर्मामीटर से तो ताप मापते हैं। ठीक, इससे दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मूल एसआई मूल मात्रक नहीं है, यानी कि जो मूल मात्रक है एसआई सिस्टम में कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है उसको हमको बताना है। ए दिया है एम्पियर, बी दिया है कैंडेला, सी दिया है न्यूटन और डी दिया है केल्विन। इसमें से कौन नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मूल मात्रक कौन नहीं है। तो ये क्या है, ये न्यूटन जो है इसमें एक से अधिक मात्रक शामिल है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसलिए नहीं हो जाएगा। ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, यानी कि ये मूल मात्रक नहीं है, ये मूल मात्रक है। ये किसकी है, करंट की। ये किसकी है, कैंडिला। ये जो ज्योति तीव्रता होती है प्रकाश की उसकी होती है, यानी कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता प्रकाश की। और केल्विन में क्या मापते हैं, ताप। कौन सा ताप, परम ताप। ठीक, और इसका प्रेजेंटेशन होता है के। ठीक, इसको डिग्री के में नहीं बताते, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है, हमको सिर्फ के वर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन क्या ऐसा है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन एक और किसका मात्रक होता है, ये बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक ये होता है। और इसको क्या लिख देते हैं, एम ए होता है, यानी कि मास और एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, मास का केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन क्या होता है, यही न्यूटन होता है। ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन या न्यूटन कहिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए। ठीक, न्यूटन किसका हो गया, बल का मात्रक हो गया, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक है और ये एसआई का मूल मात्रक में मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत मेल किया गया है उसको पहचानना है। ये ऑप्शन है सेल्सियस, उसके सामने दिया है ताप। बी किलोवाट आवर या घंटा कहिए, ये घंटा है, किलोवाट घंटा, उसके सामने दिया है विद्युत। सी आर एच गुणक, उसके सामने दिया है यानी कि आर एच फैक्टर है, ये जो हम लोग बायो में पढ़ते हैं, आर एच फैक्टर। ठीक, और डी है रिएक्टर पैमाना, उसके सामने दिया है आर्द्रता। तो कौन सा गलत है, सेल्सियस ताप में मापा जाता है, सही है। किलोवाट जो घंटा है वो विद्युत शक्ति की यूनिट है, वो भी ये भी सही है।
RH फैक्टर, जो RH फैक्टर होता है वो ब्लड से संबंधित होता है, ये भी सही है। तो रिएक्टर पैमाना ये आर्द्रता से, ये गलत है। ये किस, यहाँ पे आर्द्रता ना होकर के क्या वो किससे संबंधित होता है, ये भूकंप से। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन अकॉर्डिंग कौन सा असुमेलित हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। रिएक्टर आर्द्रता से संबंधित ना होकर के किससे संबंधित होता है, भूकंप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो किस में दिया जाता है, यानी उसकी मात्रा क्या होती है। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर और डी ऑप्शन है ओम। तो प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, देख लेते हैं। ये ऑप्शन से फैराडे किसका मात्रक होता है, फैराडे ये किसका मात्रक होता है, ये आवेश का, कूलम या फैराड। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। और एम्पियर किसका होता है, करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और ओम कितना किसका होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का मात्रक, यानी कि रेजिस्टेंस। और किसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। ठीक, ए ऑप्शन दिया है ऊर्जा की, बी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, सी है विभवांतर की और डी है शक्ति की। तो आप लोग बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, एक ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक, ऊर्जा की, वहाँ पे ऊर्जा कौन कहाँ पे दिया है, एक ऊर्जा यहाँ दिया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ये तो आवेश की बात कर रहा है, विभवांतर की ये भी नहीं, शक्ति की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा क्या होती है, कूलाम या फैराडे, यानी कि एक इसका मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है, ये वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है, यानी कि जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, ये ऊर्जा की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित है, उसको छांटना है। ए ऑप्शन है कार्य, उसके सामने दिया है जूल, बी ऑप्शन है बल, उसके सामने दिया है न्यूटन, सी दिया है द्रव्यमान, उसके सामने दिया है किग्रा और डी ऑप्शन है दाब, उसके सामने दिया है डाइन। तो देख लेते हैं, ए ये ऑप्शन कार्य जूल, ये मात्रक बिल्कुल सही है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन दिया है जो दाब, डाइन, ये गड़बड़ दिया है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये डाइन किसका मात्रक होता है, ये बल का मात्रक होता है, बल, और किसमें, सीजीएस में। ठीक, तो डाइन बल का मात्रक होता है जो सीजीएस यूनिट में होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर, इसी को पास्कल भी बोला जाता है। ठीक, इसी को पास्कल बोला जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा असुमेलित है, ऑप्शन डी, दाब डाइन ये असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक, नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है, यानी कि डेसिबल जो इकाई प्रयोग की जाती है किसके मापन में किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है प्रकाश का वेग, बी ऑप्शन दिया है उष्मा की तीव्रता, सी ऑप्शन दिया है ध्वनि की तीव्रता और डी ऑप्शन दिया है रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो डेसिबल किसका मात्रक है, ये डेसिबल ये ध्वनि का मात्रक होता है। तो ध्वनि कहाँ पे दिया है, उष्मा की तीव्रता, प्रकाश का वेग, उष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मिता। तो कहाँ पे दिया है ध्वनि की तीव्रता,
ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक, प्रकाश का वेग मापने के लिए नहीं किया जाता है डेसिबल, ऊष्मा की तीव्रता भी नहीं, यानी कि ध्वनि की तीव्रता यहाँ पे सही है। रेडियोधर्मिता के लिए क्या यूज किया जाता है, क्यूरी। क्यूरी, ठीक। और ऊष्मा की तीव्रता को मापने के लिए ऊष्मा या लाइट कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। यानी कि यहाँ पे कोड की सहायता से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। वाट सामने दिया है, ऊष्मा 1 नंबर पे। बी दिया है नॉट, और उसके सामने 2 नंबर पे दिया है नौ संचालन। सी ऑप्शन दिया है नॉटिकल माइल, और उसके सामने दिया है समुद्री जहाज की गति। डी ऑप्शन दिया है कैलोरी, और उसके सामने 4th नंबर पे दिया है शक्ति। तो वाट किसका मात्रक है, अभी हम लोग पढ़े थे। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। शक्ति कहाँ किस नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 4 नंबर मार्किंग कर लेंगे। बी दिया है नॉट, नॉट किसका है, ये नॉटिकल माइल, यानी कि जो समुद्री जहाज की जो नौका संचालन में यूज किया जाता है, तो ये नौ संचालन मतलब कि जलयान। ठीक, तो ये किसका हो जाएगा, ये 2 नंबर नॉट। नॉटिकल माइल समुद्री जहाज की क्या होती है, ये गति होती है। ठीक, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और डी कैलोरी, ये कैलोरी किसकी मात्रक होती है, ऊष्मा की, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ए का 4, बी का ए का 4, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। वाट का शक्ति 4, नॉट का, नॉट यानी कि ये बात कर रहा है कि ये नॉट समुद्री गति की दिया जाता है, समुद्री जलयानों है उनकी गति को दिया जाता है। ठीक, नॉट की यूनिट से। और जो नॉटिकल माइल है नौका संचालन की, जो संचालन द्वारा जो जलयान द्वारा दूरी तय की जाती है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कैलोरी ये 1 रहेगी, तो हो जाएगा ए का 4, बी का ए का 4 यहाँ पे दिया है, बी का 3 ये भी दिया है, और सी का 2 यहाँ भी दिया है, और डी का 1 ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकियान से क्या तात्पर्य है। ठीक, ये ऑप्शन है, प्रकाश गति से तीव्रता गति वाले कण, यानी कि प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कण, या भारी नाभिक वाले अणु का भाग। ठीक, या सी वायु में ध्वनि की गति से तीव्र वाले कण, या जालक कंपन की मात्रा। ठीक, तो जो टैकियान होते हैं एक पार्टिकल होते हैं जिनकी गति होती है प्रकाश की गति से, यानी कि प्रकाश की गति से भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, यानी कि प्रकाश की गति से अधिक गति पे चलने वाले कण होते हैं, उसे टैकियान नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि राशियां कितनी होती हैं, 2 राशियां होती हैं, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। तो सदिश राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनके मापन में दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी राशियां जिनके मापन में केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पे समय सदिश राशि पूछा है, ए ऑप्शन दिया है समय, बी ऑप्शन दिया है चाल, और सी ऑप्शन दिया है विस्थापन, डी ऑप्शन दिया है दूरी। समय के मापन में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दिशा हम नहीं बताते हैं उसमें कि किस दिशा से 4 बज रहा है या किस दिशा से 12 बज रहा है, ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं किया जाता। डायरेक्ट समय बता दिया जाता है कि यानी कि 4 बज रहा है या 12 बज रहा है या 9 बज रहा है। चाल यानी कि ये भी सदिश राशि नहीं है। चाल को भी ये समय के सापेक्ष ये चली गई दूरी होती है, यानी कि यहाँ पे भी हमें
दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किस दिशा में किसकी कितनी चाल है, बस हम ये बता देते हैं कि चाल उसकी इतनी है, यानी कि इतनी 5 किलोमीटर पर आवर है या 25 किलोमीटर पर आवर है, उसमें हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। बट विस्थापन बताने में हमें जरूरत होती है। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि है और इसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या है, सदिश राशियां हैं। ठीक, विस्थापन और दूरी क्या है, दूरी भी स्केलर है, यानी कि वेक्टर नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक, तो ये भी अदिश है और ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये सदिश हो गई। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ पे विस्थापन किसको कहते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आप किसी पथ से, यहाँ से आपने ये पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आप घूमते 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 आप यहीं पे आ गए। ठीक, कोई पाथ है, आप यहाँ से स्टार्ट किया जाना और घूम घूम रहे हैं आप, मस्ती से घूमते 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 आप यहाँ इस पॉइंट पे, बी नंबर पॉइंट पे आप पहुंच गए। ठीक, तो ये आपका जब पूछा जाएगा विस्थापन आपने कितना तय किया, दूरी आपने कितना तय किया, तो दूरी आपकी ये हो जाएगी, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आपने आया, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक, दूरी यानी कि आप जिस पथ से ट्रेवल कर रहे हैं या जिस पथ से आप जा रहे हैं, उस पथ की लंबाई क्या हो गई, दूरी हो गई। और विस्थापन की जब बात होती है, तो विस्थापन यानी कि दो बिंदुओं की न्यूनतम बीच दूरी, यानी कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, हम अब विस्थापन इतना आ रहा है, यानी कि विस्थापन यही रह जाएगा आपका। यानी कि आपने दूरी तो ढेर सारी तय की, बहुत ज़्यादा दूरी तय किया, जबकि विस्थापन आपका उसके सापेक्ष बहुत कम है। तो दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि दूरी आप जिस पथ से जा रहे हैं उस पथ की पूरी लंबाई, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो पथ की पूरी लंबाई है वो दूरी कहलाती है। ठीक, तो आप लोग दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे कि विस्थापन क्या होती है और दूरी क्या होती है। ठीक? इसी तरह एक एक चाल आती है और एक वेग आता है, जबकि दोनों का मात्रक सेम होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जैसे वहाँ दूरी और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का मात्रक सेम होता था मीटर, वैसे यहाँ पे दोनों का मात्रक सेम होता है। ये क्या होती है, ये दूरी यानी कि समय के सापेक्ष जो दूरी तय की जाती है उसी को चाल बोलते हैं। तो दूरी बटे समय हो जाएगी है। और जबकि वेग क्या होती है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक, इसी तरह इनमें भी अंतर होता है, जैसे दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, उसी तरह से चाल और वेलोसिटी यानी कि वेग में अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमें बताना है, हम बतानी है क्या है। ए है माइक्रोन, बी है नैनोमीटर, सी है फर्मीमीटर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई, माइक्रोन भी छोटी इकाई है, नैनोमीटर भी छोटी इकाई है, फर्मीमीटर भी छोटी इकाई है, उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई नहीं, क्या बतानी है। तो जो फर्मीमीटर होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है, 10⁻⁻15 मीटर। और जबकि नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक, फर्मीमीटर कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻15 मीटर। और नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे छोटा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो जितनी दी गई इकाइयाँ हैं उसकी अपेक्षा ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी कौन होगी, ये यानी कि फर्मी। तो कौन सा सबसे छोटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, फर्मी। फर्मी मीटर सबसे छोटी इकाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, ए ऑप्शन ऊर्जा, बी ऑप्शन संवेग, सी ऑप्शन आवेग या डी ऑप्शन लंबाई। फर्मी अभी देखे थे इसी पिछले वाले जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में था। फर्मी किसका मात्रक था? दूरी का यानी कि लंबाई का। तो किसका मात्रक है वो? लंबाई का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल, एसआई यूनिट में इसको जूल बोलते हैं, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। संवेग को, संवेग का मात्रक क्या होता है? ये संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, यानी कि टोटल मोशन इसको बोला जाता है, द्रव्यमान गुणित वेलोसिटी। और इसका मात्रक क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। आवेग, आवेग यानी कि इम्पल्स, ये क्या होता है? बल गुणे समय, यानी कि फोर्स और टाइम का जो मल्टीपल होता है वो आवेग होता है। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन, ठीक। और या इसको हम खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीपल टाइम, टाइम का सेकेंड। तो एक समय से एक समय कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आवेग है और संवेग दोनों का मात्रक सेम होगा। क्या होगा? दोनों का मात्रक सेम होगा। और कितना होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इस ऊर्जा का मात्रक हम लोगों ने देख ही लिया। लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, या छोटी यूनिट में जाएं तो माइक्रोन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, ठीक, इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 की इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ये दिया है उच्च वेग, उसके सामने 1 नंबर पे दिया है मैक। बी दिया है तरंग दैर्ध्य और उसके सामने दिया है एंगस्ट्रॉम। सी दाब और उसके सामने 3rd नंबर पे दिया है पास्कल। डी दिया है ऊर्जा और उसके सामने दिया है 4th नंबर पे जूल। तो यहाँ पे मिलान करना है। एक उच्च वेग का मापन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? मैक नंबर, ठीक, मैक नंबर। तो ये किसका हो जाएगा? 1। तरंग दैर्ध्य को इसमें मापते हैं एंगस्ट्रॉम यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए के ऊपर, यानी कि ए के ऊपर क्या लगा देते हैं? पॉइंट, 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो एंगस्ट्रॉम हो जाता है। दाब ये पास्कल, ये 3rd नंबर पे, और ये तरंग दैर्ध्य 2nd नंबर पे एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का मात्रक जूल, ये 4th नंबर पे दिया है, यानी कि उसी क्रम में दिया हुआ है 1 2 3 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। हम लोगों ने इतना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फिर हम लोग इसी के आगे ऐड करेंगे। कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे जो अभी हम लोग क्लियर नहीं किए थे, जैसे दूरी क्या होती है, और विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करके हम लोग सीख लेते हैं, ठीक। तो दूरी, सबसे पहले हम लोग दूरी पढ़ लेते हैं। दूरी जैसे कि अभी हम लोग इसको देखे भी थे। दूरी क्या होती है? सबसे पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक। मीटर हो गया, इससे छोटी भी यूनिट चलेगी और इससे बड़ी यूनिट भी चलती है, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है? जिस पथ से आप स्टार्ट किए चलना और जहां तक आप गए, मान लीजिए आप यहां तक आए हैं
और ये आपका इन स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। आप बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो आप जिस पथ से जा रहे हैं उस पथ की लंबाई ये क्या कहलाती है? ये दूरी कहलाती है। ठीक, यहीं पे हम लोग विस्थापन भी समझ लेंगे। जैसा कि अभी हम लोग ऑप्शन में भी विस्थापन पढ़े थे। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम पूरे पथ की जो लंबाई होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो पथ की लंबाई होती है वो दूरी होती है। यानी कि पथ की दूरी बराबर क्या हो जाएगी? पथ की लंबाई। ठीक, और विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन ये हो जाएगा। यानी कि स्टार्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसी को लंबवत दूरी भी कहा जाता है, उसी को विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन या लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो हम लोग का 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पूरी दूरी हो गई, पूरी पाथ की लंबाई दूरी हो गई, और 2 पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन हो गया। ठीक, और इसका मात्रा क्या होता है? मीटर होता है एसआई यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होता है, और ब्रिटिश यूनिट यानी कि एफपीएस में क्या होता है? एफपीएस में फुट होता है या फीट होता है। ठीक, ये दूरी और विस्थापन हम लोगों ने देख लिया। अब इसी से संबंधित एक और देख लेते हैं। क्या? चाल। चाल यानी कि स्पीड। और दूसरा क्या देख लेते हैं हम लोग? वेग। वेग, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। ठीक, दोनों का मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग देखते हैं चाल क्या होती है। चाल जो समय के सापेक्ष जो दूरी तय की जाती है उसी को चाल बोला जाता है। यानी कि दूरी की समय के सापेक्ष चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। ठीक, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूर समय के सापेक्ष चली गई दूरी, यानी कि सापेक्ष जिसकी कहा जाता है वो नीचे रह जाएगा, यानी कि समय। समय को टी से प्रेजेंट किया जाता है, और दूरी चली गई दूरी यानी कितने समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं उसी को चाल बोला जाता है। तो ये दूरी हो गई। मान लीजिए दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? डी, डिस्टेंस से। तो क्या हो जाएगा? ये डी बाई टी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी के, इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक, और वेलोसिटी बस इसी के समान पैरेलल ही है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है? दूरी की जगह पे विस्थापन हो जाता है। विस्थापन बटे और समय, यानी कि समय के सापेक्ष जो तय किया गया विस्थापन है वो क्या है? वेलोसिटी है। ठीक, तो विस्थापन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दें? विस्थापन को मान लीजिए इसको भी डी से, और ये डिस्टेंस को कोई चेंज कर लेते हैं। डिस्टेंस को मान लीजिए कैपिटल डी कह देते हैं, इसको स्मॉल डी कह देते हैं। तो ये डी, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों का मात्रक सेम होता है। बट यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये सदिश हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? अदिश। अदिश राशि, और ये सदिश राशि। ठीक, इतना आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। सॉरी, थोड़ा वायर फंस गया है। हाँ सर, अब हम लोग और इसके आगे देख लेते हैं। ये स्पीड और वेलोसिटी हो गया।
और द्रव्यमान देख लेते हैं कि ये द्रव्यमान क्या होता है। बहुत पूछा जाता है ये कई एग्जामों में कि द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मॉस। मॉस क्या होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पदार्थ में जितनी मात्रा कंटेंट है, जितनी मात्रा समाहित है, उसी को पदार्थ की मात्रा कहा जाता है। ठीक, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में समाहित समाहित मात्रा 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 ही पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक केजी होता है। ठीक, और सीजीएस में ग्राम हो जाता है, और एफपीएस में क्या हो जाता है, एफपीएस में पाउंड हो जाता है, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, वहाँ एफपीएस चलती है तो वहाँ पाउंड हो जाता है। ठीक, तो अलग अलग यूनिट में। और ये इसका विशेषता होती है, क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स का मतलब कि आप कहीं पे भी जाए, पृथ्वी से चंद्रमा पे या चंद्रमा से वीनस पे या मार्स पे कहीं पे भी जाएंगे, इसकी मात्रा समान रहती है, यानी कि स्थिर रहता है। ये इसकी विशेषता क्या होती है कि ये पूरे यूनिवर्स में स्थिर रहता है। स्थिर मतलब कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब कि इसकी मात्रा बदलेगी नहीं, घनत्व और आयतन वो चेंज होते रहेंगे, या बल जो है, जो भार है वो चेंज होता रहेगा, बट ये जो पदार्थ की मात्रा होती है वो पूरे यूनिवर्स में स्थिर रहती है, वो बदलती नहीं है। ठीक, द्रव्यमान हो गया। अब इसी के पैरेलल हम लोग गुरुत्वीय त्वरण देख लेते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है। गुरुत्वीय त्वरण, इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल जी। ठीक, जिस त्वरण के साथ, यानी कि जिस गति के साथ पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है। ठीक, इसका ये सेंटर पॉइंट है। कहीं पे भी अपने जो कि किसी भी बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ पे उसका सरफेस है, यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक, तो इसको जिस गति से, जिस त्वरण से, ठीक, अपने तरफ पे आकर्षित करेगी, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करेगी, उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। ठीक, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जिस गति के साथ आकर्षित करती है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। ठीक, इस और जो इसी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। ठीक, फिर इसी के साथ पैरेलल एक और देख लेते हैं, त्वरण, यानी कि सिंपल सा त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन समय के सापेक्ष जो वेलोसिटी है कितनी चेंज हो रही है, यानी कि एकांक समय में वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि दिए गए समय में वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको अगर हम लोग डेल्टा भी कह दें, और किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, यानी कि फिर चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा टी। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला डेल भी अपॉन डेल टी। इसका यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन डेल, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा,
सेकेंड, पूरा मात्रक इसका जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, जो समय के सापेक्ष जो वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि आप 1 मिनट में या 1 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को एक्सेलरेशन के नाम से। वो परिवर्तन आपका ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। ऋणात्मक होने का मतलब कि आपकी जो वेग है वो कम हो रही है, और धनात्मक होने का मतलब आपका जो वेग है वो बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा, ये सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है, ठीक। इसलिए हमेशा इसको फाइनल माइनस इनिशियल ही किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल करने का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसी के आधार पे कहते हैं। अगर प्लस आता है, एक्सेलरेशन प्लस आता है तो क्या होता है, ये बढ़ रहा है, यानी कि आपकी जो गति है या वेग है बढ़ रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक। और ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है आपकी वो घट रही है। ऋणात्मक आने का मतलब कि आपकी वेलोसिटी घट रही है, ठीक। अब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण देख लिए, मास भी देख लिए, यानी कि द्रव्यमान भी देख लिए। अब बल देख लेते हैं, बल की क्या डिफिनेशन होती है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं कि छोटी छोटी डिफिनेशन है, कई बार भूल जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये 1 नंबर में मिल जाएगी जरूर। बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है, ये देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के वर्तमान स्थिति को परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ये वर्तमान स्थिति को चेंज कर सकता है, जो वर्तमान स्थिति है उसको ये क्या करेगा, चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है, या चेंज करने की एफर्ट कर सकता है या ट्राई कर सकता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ट्राई लिख देते हैं, ठीक। तो ये बल वह बाह्य कारक है जो किसी पदार्थ की वर्तमान स्थिति को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। बल यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। यह और एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और यह किसी ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, ठीक। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो बची हुई श्यानता है और दाब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी है इत्यादि, जो वायुमंडलीय दाब है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि मंडे वाले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग जरूर बने रहिएगा और अपना सुझाव और जो आपकी डिमांड है हमारे चैनल से वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। धन्यवाद।